नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों को नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र के साथ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम जानने की कोशिश करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं को। किशोरावस्था जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है, एडोलेसेंस जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिस शब्द को कहते हैं एडोलेसियर, और एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सामान्यतः इसकी अवधि जो है वो 12 से 18 वर्ष ले ली गई है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको 10 से 19 वर्ष मानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो ये अवधि है 10 से 19 वर्ष, ये एक बार पूछी भी गई है। बहरहाल आइए आज की कक्षा में, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं को। इस टॉपिक को हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो के साथ ही इसके पीडीएफ नोट्स हाथ से लिखे हुए बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में दिए गए हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए, और चाहे तो आप उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आइए एक एक करके सभी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास की। देखिए, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। हालांकि तीव्र शारीरिक विकास हम शैशव अवस्था में भी मानते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में क्योंकि शारीरिक विकास अपनी परिपक्वता, अपनी परिपूर्णता की ओर जाता है, इसलिए इस अवस्था में भी शारीरिक विकास की जो गति है वो बहुत तेज होती है। अब उस तेज गति की प्रकृति क्या होती है? उसकी प्रकृति यह होती है कि इस अवस्था में पुरुषोचित व स्त्रियोचित गुण परिलक्षित होते हैं। आप कहेंगे साहब पुरुषोचित स्त्रियोचित गुण से अभिप्राय वो ये है कि पुरुष में जो पुरुषोचित गुण है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का बढ़ना, गले पर ये एडम्स एप्पल आ जाना, जिसको हम कहते हैं कि यौनिक परिपक्वता आ जाना, वेट ड्रीम्स, स्वप्न दोष जैसी चीजें नजर आना, ये पुरुषों में दिखाई देती हैं। और स्त्रियों की बात करें तो जैसे स्तनों का उभार है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं इस अवस्था में। कौन सी में? किशोर अवस्था में। तो इसलिए इसे शारीरिक विकास की तीव्रता की अवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि इस अवस्था के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके कारण किशोर अक्सर चिंतित रहते हैं। किशोर चिंतित रहते हैं। इस अवस्था के जो शारीरिक परिवर्तन है उसे देखकर उस किशोर को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इन कैसे परिवर्तनों से मैं गुजर रहा हूं। इसलिए किशोर इन परिवर्तनों को लेकर चिंतित रहते हैं। यहां पर मैं अंग्रेजी का एक शब्द आपको याद करवाने जा रहा हूं, आपको उसे मेमोराइज करना है और अंग्रेजी में ही मेमोराइज करना है। एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट। आप कहेंगे कि साहब ये एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट क्या है? एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट से अभिप्राय बालक के या बालिका के या किशोर के शारीरिक विकास में जो तीव्रता दृष्टिगत होती है उससे है। शारीरिक विकास में खास तौर पर हाइट में जो वृद्धि होती है, लंबाई में जो वृद्धि देखने को मिलती है, उसके लिए एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है। और जब आप शारीरिक विकास देखेंगे, किशोरों का शारीरिक विकास, उसमें हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। 2018 में इसको लेकर एक बार प्रश्न भी पूछा गया है। साल 2018 की ग्रेड 1 में सीधा सीधा प्रश्न आया था कि एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट का मतलब क्या होता है, और उसमें था कि भाई इसका संबंध क्या मानसिक विकास से है, शारीरिक विकास से है, लंबाई का बढ़ना है, मस्तिष्क की क्षमताओं का बढ़ना है, संवेगात्मक क्षमताओं का बढ़ना है। उत्तर था लंबाई में वृद्धि, यानी कि शारीरिक विकास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको लेकर यह शब्द दिया जाता है एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट। आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना है। फिर बात करते हैं मानसिक विकास की। शारीरिक विकास के बाद बात कर लेते हैं मानसिक विकास की। तो इस अवस्थाओं में मानसिक योग्यताओं में भी वृद्धि होती है।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ये ध्यान रखिएगा, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि इस अवस्था में होती है, जैसे चिंतन है, तर्कना है, कल्पना है, स्मृति है, संवेदन की क्षमताएं हैं, वो अपनी परिपूर्णता की ओर आती है। आपको अगर याद हो तो पियाजे साहब जिस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो भी किशोरावस्था से जुड़ी हुई होती है। और उस अवस्था की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उस अवस्था में अमूर्त चिंतन आता है, यानी चिंतन अपनी पूरी क्रमबद्धता माफ कीजिएगा और परिपक्वता तक चला जाता है। तो अमूर्त चिंतन, स्मृति, अवधान, तर्कना, कल्पना, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, ये सभी मानसिक योग्यताएं जो है, मेंटल कैपेबिलिटीज जो है, इनमें विकास परिपूर्णता को बढ़ता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बुद्धि में भी तीव्रता से वृद्धि होती है, बुद्धि में तीव्रता से विकास। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, हम पढ़ते भी हैं कि मानसिक आयु जो है वो माना जाता है करीब 15-16 वर्ष तक बढ़ती है। तो ऐसा कहते हैं कि मानसिक क्षमताएं परिपूर्णता तक इस अवस्था में पहुंच जाती है। इस अवस्था में आते आते मानसिक क्षमताएं अपनी परिपूर्णता तक पहुंच जाती है। तो ये 2 पॉइंट हमने क्लियर किए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक का जीवन संवेगात्मक रूप से अस्थिर, अव्यवस्थित और उलझन से भरा हुआ होता है। क्या चीज? संवेगात्मक रूप से अस्थिर, अव्यवस्थित और उलझन से भरा, इस अवस्था में जीवन होता है। और इसीलिए इस अवस्था में विरोधी मानसिक दशाएं देखने को मिलती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अक्सर वो पूछते हैं एग्जामिनर, विरोधी मानसिक दशाएं, विरोधी मानसिक दशाएं। अंग्रेजी में इसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी मूड्स या फिर मूड स्विंग्स जैसा शब्द भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप देखिए कि बालक एक पल में बहुत उत्साह से भरा हुआ होगा, अदम्य उत्साह से भरा हुआ, और अगले ही क्षण निराशा की गहराइयों में चला जाएगा। एक क्षण उसे लगेगा किसी एग्जाम को अगर वो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, कोई ये क्वेश्चन उसने हल कर दिया, उसे लगेगा क्या बात है, मैं पता नहीं क्या कर सकता हूं, और अगले ही क्षण जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हुआ वो घोर निराशा में चला जाएगा और साथ में चला जाएगा कि यार अपने बस की तो नहीं है भाई। तो इस तरह का जो कॉन्ट्राडिक्टरी मूड है वो इस अवस्था में देखने को मिलता है, और इसी कारण इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन भी असमानता और भिन्नता देखने को मिलती है। बालकों की रुचि बालिकाओं से बिल्कुल अलग होती है। बालक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हो। बालिकाएं उन कार्यों को ज्यादा करना पसंद करती हैं जिनमें लयात्मकता हो, जैसे नृत्य हुआ, जिनके अंदर उनकी क्रिएटिविटी, उनकी रचना धर्मिता को पोषण मिले, जैसे मेहंदी हुई या कोई चित्रकारी हुई, पेंटिंग हुई, या फिर क्ले मॉडलिंग जैसी चीजें हुई। तो इनको आप इस तरह से विरोधाभास शब्द को समझ सकते हैं। इस अवस्था में जो विरोधाभास है, और इस विरोधाभास को आप देख सकते हैं कि ये बालिका एक क्षण में मुस्कुरा रही है और अगले ही क्षण वो उदास है। ठीक है, अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि वो मुस्कुरा रही, लेकिन अंदर से एक बेचैनी, एक तरह का संघर्ष और तनाव चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगले इस अवस्था की विशेषता है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, समायोजन का अभाव। देखिए, इस अवस्था में स्थायित्व
स्थायित्व व समायोजन का अभाव देखने को मिलता है। स्थायित्व व समायोजन का अभाव। अब यहां पर मैं एक बहुत ही बड़ी डिबेट, अक्सर ग्रेड 1 का एक क्वेश्चन है उसको लेकर होती है, और आज मैं उसी डिबेट को आप लोगों के बीच में वापस रख रहा हूं। उस डिबेट को लेकर आपके मन में जो सवाल है उनका एक स्थायी उत्तर आप लोगों को देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। साल 2011 के ग्रेड 1 में इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था कि दिस एडोलेसेंस इज रिपीटेशन ऑफ इन्फेंसी। किशोर अवस्था शैशव अवस्था का पुनरावर्तन है, एक तरह से उसी को वापस रिपीट करना है। यह कथन दरअसल किसका दिया हुआ है, और इसको लेकर दो धड़े बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं रॉस साहब का दिया हुआ है, कुछ कहते हैं H.E. जोनस साहब का दिया हुआ है। ग्रेड 1 में जब यह प्रश्न आया था इंग्लिश लिटरेचर में, तो H.E. जोनस उसका उत्तर था, और जोनस को ही सही आंसर माना गया था। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आज इस वाक्य के साथ और इस टॉपिक के साथ स्पष्ट कर दूं कि इस जो ये बिंदु है, ये जो पॉइंट है कि किशोरावस्था शैशव अवस्था का पुनरावर्तन है, इस पर दरअसल आंशिक रूप से दोनों ही सही हैं। आंशिक रूप से, मैंने पूर्ण रूप से नहीं कहा है, मैंने आंशिक रूप से कहा है। और वो क्यों कहा है आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल साथियों, रॉस साहब का एक कथन है। एक चीज तो यहां पर स्पष्ट कर दूं कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, एज इट इज, एकदम सिंगल लाइन। ये किसी ने भी इन दोनों में से नहीं कही। दोनों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है इन्वर्टेड कॉमा, मतलब एज इट इज। तो दोनों ने कहा क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं रॉस साहब की। रॉस साहब कहते हैं, आपने पढ़ा भी है, कि किशोर को एक शिशु की तरह वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करने के प्रयास प्रारंभ करने पड़ते हैं। मीन्स एन एडोलेसेंट हैज टू स्टार्ट एडजस्ट हिमसेल्फ सिमिलरली एज अ इन्फेंट। मतलब एक इन्फेंट ने जैसे प्रयास किए थे अपने आप को इस वातावरण में समायोजित करने के लिए, एक शिशु ने जैसे प्रयास किए थे, ठीक वैसे ही प्रयास एक किशोर को करने पड़ते हैं। और इसलिए किशोरावस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति कहा जा सकता है। किस दृष्टिकोण में? कि किशोर शिशु की तरह खुद को समायोजित करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है? फिर आप कहेंगे कि साहब जोनस साहब ने क्या कहा? तो जोनस साहब ने क्या कहा उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में जब मैं उस खंड की बात करूंगा तब मैं जोनस साहब के बात पर भी आप लोगों को लेकर आऊंगा। यहां पर आपको यह क्लियर है कि किशोर को माफ कीजिएगा, शिशु की भांति प्रयास करने पड़ते हैं। और किस चीज के लिए प्रयास करने पड़ते हैं? समायोजन के लिए। ये ध्यान से याद रखिएगा। और इसीलिए रॉस साहब ने कहा कि ये एक तरह से शैशवावस्था की पुनरावृत्ति ही है। आई बात समझ में आपको? तो देखो, विरोधाभास, समायोजन का अभाव, 4 पॉइंट हम यहां पर क्लियर कर चुके हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं, और वो है काम प्रवृत्ति का विकास। जब हम काम प्रवृत्ति के विकास की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल एबिलिटी के विकास की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां पर एक व्यक्ति का नाम जानना चाहिए, और वो है स्लॉटर। रॉस ने स्लॉटर का एक कथन था, उसका समर्थन करते हुए कहा कि किशोरावस्था, माफ कीजिएगा, काम प्रवृत्ति जो है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है, वो पूरे जीवन का न सही लेकिन किशोरावस्था का मूल तत्व जरूर है। तो काम किशोरावस्था का मूल तत्व है। यह एक विशाल नदी की भांति जीवन के बड़े भूभाग को सींचता है। यह बात याद रखिएगा। यह कथन स्लॉटर का है और रॉस ने इसका समर्थन किया था।
रॉस द्वारा समर्थन। अब आपके मन में वापस वही बात आएगी कि सर वो जो डिबेट बीच में छोड़ी थी उसके बारे में भी तो बताइए। तो यहां पर H.E. जोनस साहब आते हैं और जोनस साहब का जो कथन था वो ये था कि किशोरावस्था शैशवावस्था के यौनिक विकास की पुनरावृत्ति है। यानी जो सेक्सुअल फीलिंग व्यक्ति में शैशव अवस्था में थी, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट उसमें शैशव अवस्था में थे, कामुक प्रवृत्ति, कामुकता, काम प्रवृत्ति उसमें शैशव अवस्था में थी, वही काम प्रवृत्ति एक बार फिर से शरीर में आती है, एक बार फिर से उसका से सामना होता है किशोर अवस्था में। इसलिए यौनिकता को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर अगर मैं बात कहूं तो किशोरावस्था को शैशव अवस्था का पुनरावर्तन कहा जा सकता है। यह बात H.E. जोनस ने कही थी। अब आप कह सकते हैं ना कि मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि आंशिक रूप से दोनों सत्य सही क्यों हैं, क्योंकि दोनों ने शैशव अवस्था और किशोरावस्था की एक एक विशेषता को लेकर अपनी बात कही थी। पूर्ण रूप से नहीं कहा, एक विशेषता भर को लिया और दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी थी। ठीक है। जोनस साहब इसके आगे दोहराते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जो काम प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था में सुप्त अवस्था में चली जाती है, वो वापस एक तरह से जागृत होती है किशोर अवस्था में। और किशोर अवस्था में जब पुनः जागृत होती है, बाल्यावस्था में सोई रहने के कारण, दमित रहने के कारण वो जब पुनः जागती है तो अक्सर किशोरों को नाखून चबाते हुए पेंसिल मुंह में रखते हुए और किशोरियों को, जो कन्याएं होती हैं, उनको अक्सर आंचल के इर्द गिर्द अपनी जो अंगुली है उसको आंचल के इर्द गिर्द ऐसे लपेटना और इस तरह की जो गतिविधियां होती है ना, आपने अक्सर फिल्मों में एक दृश्य देखा होगा, लड़की वालों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बड़ी थोड़ी सी मजाकिया सी बात कर रहा हूं ना। और कहा जाता है जो दोनों के माता पिता हैं वो बोलते हैं कि भाई अब हम चाहते हैं कि कुछ देर के लिए लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हुए और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इस तरह की बात होती है। तो दोनों को ऐसे देखा जाता है कि लड़की जो है कहीं बैठी है, लड़का जो है वो ऐसे टप 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 करके पैर हिला रहा है। दोनों के अंदर एक तरह की घबराहट है और उस घबराहट में जो स्त्री होती है, कन्या होती है, किशोरी होती है, वो अक्सर अपनी जो चुन्नी होती है या आंचल होती है उसके इर्द गिर्द अपनी उंगली को ऐसे लपेटना शुरू कर देती है। तो ये जो है, ये भाव किशोरावस्था की इस यौनिक प्रवृत्ति को, काम प्रवृत्ति को ही दर्शाते हैं, जिसको पुनरावृत्ति कहा गया है शैशवावस्था की। किसने? जोनस ने, जोनस द्वारा कहा गया है। ठीक है। तो किशोरों में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब जोनस साहब कहते हैं कि इस प्रवृत्ति का विकास 3 चरणों में होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई 12 साल तक वो बाल्यावस्था में रहा, तब तक तो काम प्रवृत्ति रही सुषुप्त एकदम, और फिर 12 वर्ष होते ही बोले चलो भाई जाग जाओ, टाइम आ गया, 12 साल हो चुके हैं, चलो भाई आगे बढ़ो। ऐसा नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति आती है। वो कैसे आती है, आइए उसी की बात करते हैं अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले इस किशोरावस्था की जो काम प्रवृत्ति को जब देखा जाता है तो उसमें सबसे पहले जिस चीज को नोटिस किया जाता है वो है ऑटो इरोटिसिज्म। ऑटो इरोटिसिज्म यानी कि आत्म प्रेम। ठीक है। ऑटो इरोटिसिज्म सबसे पहले नोटिस किया जाता है, ऑटो इरोटिसिज्म। और इसी ऑटो इरोटिसिज्म को फ्रायड ने कहा था नार्सिसिज्म।
इसी को कहा था नार्सिसिज्म, स्वमोह जिसकी बात कहते हैं। हालांकि नार्सिसिज्म कहते हैं व्यक्ति में मौजूद रहता है, हर अवस्था में रहता है, लेकिन इस अवस्था में जो आत्म प्रेम जिसके कारण बालक और बालिकाएं अक्सर सजने संवरने में समय बिताते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए जरा उर्जी लटें सवार लूं, और ये खुद को सुंदर बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं, बालों को बहाते रहते हैं, कहीं पार्टी में जाना हो तो 4 तरह के शर्ट पहले देखेंगे कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको छोड़ो, ये पहनते हैं, ये नहीं ये पहनेंगे। ये जो फीलिंग होती है ना, खुद को सजारने संवारने की जो प्रवृत्ति होती है, ये इस अवस्था में आती है जिसको ऑटो इरोटिसिज्म या नार्सिसिज्म के जरिए दर्शाया जाता है। खुद को सजाने की प्रवृत्ति। अब नार्सिस क्या एक यूनानी कथा का नायक था, उसी के नाम पर नार्सिसिज्म पड़ा। नायक कैसा था, बड़ा खूबसूरत जवान था, और हुआ क्या, एक दिन उसने पानी में अपनी परछाई देख ली। परछाई देखी तो उसे प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? पानी में जिसकी परछाई दिख रही है उससे। उसे यह नहीं पता कि यह परछाई उसकी खुद की है। अब उसी नार्सिस के नाम पर नार्सिसिज्म वर्ड पड़ा। अब वो इतना ज्यादा उस व्यक्ति के प्यार में, उस परछाई के प्यार में पागल हो गया कि काफी समय बिताया करता था उसी परछाई को देखते हुए। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि यह परछाई तो उसकी खुद की है, और इस कारण वो इतना ज्यादा भावुक, इतना ज्यादा जिसको कहते हैं अंदर से टूट गया कि उसने अंततः आत्महत्या कर ली। और वहां से फिर ये नार्सिसिज्म शब्द जो है वो प्रचलन में आया। तो सबसे पहले व्यक्ति में खुद को सजाने संवारने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसके बाद समलैंगिक भाव जो है वो भी इस अवस्था में जागते हैं। समलैंगिक भाव यानी कि होमोसेक्सुअल फीलिंग। आप कहेंगे कि साहब समलैंगिक भाव या फिर बालक बालकों से खेलता है, बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलती है, ये तो हमने बाल्यावस्था में देखा था। नहीं, यहां पर जो मैं समलैंगिक भावनाएं कह रहा हूं उसका अभिप्राय कुछ और है। साथियों, ध्यान से सुनने की, समझने की चेष्टा करना। यहां पर समलैंगिक भाव का अर्थ यह है कि बालक अक्सर इस तरह की गतिविधियों पर जो चर्चा है वो बालकों से करता है, और बालिकाएं बालिकाओं से करती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से अभिप्राय जो कामुकता से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी सेक्स के ऊपर बात करना एक तरह से एक टैबू समझा जाता है। और इस अवस्था में जो परेशानियां, जो दिक्कतें विद्यार्थियों को होती है, लड़के लड़कियों को होती है, उनके ऊपर कोई इस तरह से उनसे बात नहीं कर पाता है। ऐसे में वो अपने लिए खुद ही अपने आप में ही एक तरह का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे के साथ, बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ घनिष्ठता बढ़ाते हैं। जो घनिष्ठता बढ़ाते हैं उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत डिग्निफाइड और गरिमामय में भाषा में, शैली में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जैसे बालिकाएं अक्सर जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उनकी चर्चा वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ करती हैं। और बालक जो खुद में, बालकों में जो इस तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं जिसमें वेट ड्रीम्स, स्वप्न दोष एक तरह का एक परेशानी है जिससे बालकों को सामना करना पड़ता है, तो उसकी चर्चा वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं, और इस तरह से उनमें आपस में जो लगाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो समलैंगिक भाव इस तरह से बढ़ते हैं। पहले होता है आत्म प्रेम, आत्म प्रेम से समलैंगिक भाव, और अंत में तीसरा जो स्तर है कामुकता के विकास की, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसमें जो तीसरा स्टेज जो है जिसकी अभी हमने बात की थी, उस तीसरे स्टेज पर विषम लैंगिक भावनाएं यानी कि हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं। हेट्रोसेक्सुअल, और इस हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग में क्या होता है कि बालक जो है वो बालिका के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ता है। तो बालक बालिका या किशोर किशोरी, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना, इसको बालक बालिका को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर किशोरावस्था की बात करने और लिख रहे हैं बालक बालिका, ठीक है। एक दूसरे से घनिष्ठता बढ़ाते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कामुकता जो है, काम प्रवृत्ति जो है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, वो अपनी परिपूर्णता की ओर इस अवस्था में बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को, अगले विशेषता को समझने की चेष्टा करते हैं। यहां पर एक टर्म है जो अक्सर पूछी जाती है, अक्सर सुनी जाती है, किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें और इस शब्द को ना जिक्र करें, यह कैसे संभव है। सबसे पहले बात करते हैं हीरो वर्शिप की। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बालक किसी व्यक्ति से, उसके विचारधारा से, उसके आदर्शों से प्रभावित होकर उसका अनुयायी बन जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा आप आजकल, IANS, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है अक्सर। आपने सोशल मीडिया पर, जैसे विराट कोहली के जो प्रशंसक हैं वो विराटियंस अपने आप को कहते हैं, ठीक है। शाहरुख खान के जो प्रशंसक हैं वो अपने आप को SRKians कहते हैं। तो ये क्या है, ये उनके अनुयायी हैं जो एक तरह से उनको सब कुछ मान चुके हैं। तो इस अवस्था में नायक पूजा या वीर पूजा की भावना का उदय होता है। इस वीर पूजा या हीरो वर्शिप का मतलब क्या है कि व्यक्ति किसी के आदर्श, विचारधारा से प्रभावित होकर, व्यक्ति किसी के आदर्श या विचारधारा से प्रभावित होकर उसके जैसा बनना चाहता है। और ये जो आदर्श या ये जो विचारधारा होती है, ये व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, किसी संस्था के प्रति भी हो सकती है, किसी विचार के प्रति भी हो सकती है, अपने धर्म के प्रति भी हो सकती है। और धर्म के प्रति है तभी मैंने यहां पे धार्मिक चेतना नाम की एक बात कही है, उसकी अपन बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, किसी व्यक्ति की, किसी सेलिब्रिटी की यहां पे सभी फोटो खींच रहे हैं, लेकिन ये जो महाशय हैं, इनकी आंखों में देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा डेडिकेशन है इनका उस सेलिब्रिटी या उस हीरो व्यक्ति की, अपने व्यक्ति की तरफ। और यह श्रद्धा के स्तर पर होता है, श्रद्धा के स्तर पर होता है। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। अब आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं और वो है समाज सेवा और धार्मिक चेतना। यहां पर रॉस का एक कथन है जो आपको याद रखना चाहिए कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करता है। आदर्शों का निर्माण करता है। समाज सेवा की भावना उसमें आती है क्योंकि आदर्श प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। वो एक आदर्श, एक आइडियल जीवन की ओर बात करता है। आलोचनात्मक अभी उसके अंदर प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती। एक आदर्श विचार जब किसी व्यक्ति में आता है तो वो इसी तरह के कार्य करने की कोशिश करता है जिसमें वो चाहता है कि समाज में जो कुसंगति हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको बदला जा सके। उन्हें बदलने के लिए वो कुछ भी, जितनी मेहनत करना चाहता है उतनी मेहनत करता है। और ऐसे में उसमें धार्मिक चेतना भी विकसित हो जाती है। कई बार धार्मिक चेतना, ईश्वरीय सत्ता के प्रति विश्वास, ठीक है, ईश्वरीय सत्ता के प्रति विश्वास उसमें जन्म ले लेता है। और समाज सेवा, धार्मिक चेतना के गुण विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति आदर्शवादी होता है। एक आदर्श दौर, एक आदर्श समाज की स्थापना करने का उसका सपना होता है और इसीलिए वो यथार्थवाद से दूर जाकर इस तरह की उसके अंदर विचारधाराएं पनपती हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था को लेकर आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण किस प्रकार से इस अवस्था में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कल्पनाओं की और अहम केंद्रवाद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में बात करें उससे पहले एक व्यक्ति का नाम याद कर लेना चाहिए और वो है
डेविड एलकाइंड। आप कहेंगे कि साहब डेविड एलकाइंड कौन है? तो डेविड एलकाइंड वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था के अहम केंद्रवाद पर सबसे ज्यादा चिंतन किया है, सबसे ज्यादा रिसर्च करी है, अनुसंधान किया है और शोध किया है। कहते हैं किशोरावस्था में भी कल्पना का बाहुल्य होता है, लेकिन यहां पर ये जो कल्पना होती है ये कोरी कल्पना नहीं होती, ये यथार्थवाद से जुड़ी हुई कल्पना होती है। जैसे एक पूर्व बाल्यावस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा जब कल्पना करता था या कल्पना करता है तो वो ऐसी कल्पना करता है कि मेरे पास एक ऐसा झरना हो जिसमें से चॉकलेट बह रही हो, और एक आइसक्रीम का पेड़ हो जिसमें से आइसक्रीम टूट जाए, कोई एक परी आए, राजा आए, और इस तरह की चीजों के ऊपर सुपर हीरोज की बात करता है। लेकिन यहां पर बच्चा कल्पना कर रहा है, देखो एक ही मिनट पहले हमने बात करी है एक आदर्श समाज की। जब आदर्शवाद की अगर कोई बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर कल्पना भी तो होगी, क्योंकि आदर्श स्थिति तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना, आदर्श स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो वो इस तरह की कल्पना करता है। वो अपने भविष्य को लेकर भी कल्पना करता है कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं पता नहीं कितने बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाऊंगा, वहां से फिर मैं जब डॉक्टर बन के आऊंगा तो मैं एक बड़े हॉस्पिटल में पढ़ूंगा, मैं अपने गांव में अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। अब इसमें वास्तविकता तो है, लेकिन है तो कल्पना ही। ये चीजें संभव है वास्तव में, अच्छा पढ़े तो हो सकता है बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाए, अच्छा पढ़े तो हो सकता है कुछ बेहतर काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान को देखते हुए तो ये कल्पना ही है। और इसी कल्पना के बाहुल्य के चलते उसमें एक किशोर अहम केंद्रवाद विकसित होता है। कल्पना के बाहुल्य के चलते किशोर अहम केंद्रवाद का विकास। यहां पर किशोर अहम केंद्रवाद का विकास होता है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और उस सवाल का जवाब आप सोचिए, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा आपको। सवाल यह है कि साहब अहम केंद्रवाद तो पूर्व बाल्यावस्था में भी आता है और अहम केंद्रवाद किशोरावस्था में भी आता है, तो दोनों में अंतर क्या है गुरुजी? अंतर तो बताओ। तो सबसे पहले इसके लिए जानना है अहम केंद्रवाद को। अहम केंद्रवाद से मतलब है, ईगोसेंट्रिज्म से मतलब है, अहम केंद्रवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म से अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, एक ऐसी संज्ञानात्मक परिसीमा से है, लिमिटेशन से है, जहां व्यक्ति सिर्फ अपने ही पक्ष को सही मानता है। उसे लगता है मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मुझे जैसा लगता है, मेरी जो अनुभूतियां हैं वही यथार्थ है, वही सत्य है। पॉइंट क्लियर? तो साहब ये पूर्व बाल्यावस्था वाला और किशोरावस्था वाला दोनों अलग क्यों हुए? तो इस लाइन के बाद दो अलग अलग लाइन बोल रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था के अहम केंद्रवाद में बालक को लगता है मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मेरी जो अनुभूतियां हैं, मेरे जो विचार हैं वो सत्य है और बाकी के भी विचार वही है, सामने वाले को भी वही लग रहा है, दूसरे का दृष्टिकोण भी वही है जो मेरा दृष्टिकोण है। क्लियर है? किशोर अहम केंद्रवाद में क्या होता है? उसे लगता है मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मेरी जो सोच है, मेरा जो चिंतन है, मेरी जो विचार है, मेरी जो अनुभूतियां हैं वही सत्य है और सामने वाला उसे समझ ही नहीं पा रहा। मम्मी पापा आप समझ ही नहीं रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। आप कह रहे हो परीक्षा की तैयारी कर लो, अरे मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी। इस तरह की जो चीज है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा। और पूर्व बाल्यावस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में से लगता है कि नहीं, वो जो समझ रहा है वो वही है जो मैं समझ रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं वही उसे समझ में आ रहा है। जबकि किशोर अवस्था वाले को लग जाता है कि नहीं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन मेरा करेक्ट है। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किशोर अवस्था का अहम केंद्रवाद पूर्व बाल्यावस्था के अहम केंद्रवाद से अलग क्यों है। अब आइए, यहां पर 3 शब्द हैं जो हमें जानने हैं। पहला, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो महिला है, इसको ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 महिलाएं हैं ये इसी की बात कर रही हैं। और अक्सर ऐसी फीलिंग किशोरावस्था में आती है जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस।
इमेजिनरी ऑडियंस यानी कि काल्पनिक श्रोता। एक बालक कहीं जा रहा था बाइक से, शर्ट थोड़ी सी फट गई। अब उसे ऐसा लगता है कि जब मैं क्लास में जाऊंगा, मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, तो सबकी नजर मेरी से फटी हुई शर्ट की इस तरफ है। एक लड़की जिसके चेहरे पर कील मुहासे हो गए, पिंपल आ गए, अक्सर विज्ञापनों में भी आपने देखा होगा। दूसरी दोस्त आती है, बोलती है चल पार्टी में जाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पर पिंपल है। उफ, ये क्रीम लगाओ। तो क्या है यहां पे? उसे लगता है कि मेरे चेहरे पर पिंपल है तो पूरी पार्टी में जितने भी लोग हैं सब मुझे ही देखेंगे, सबकी नजर सिर्फ मुझ पर पड़ेगी। तो उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया, ये जहान, ये जितने भी लोग हैं ये उसको लेकर उसी तरह से देख रहे हैं जैसे वो स्वयं को देख रहा है। सबकी नजर, सबका ध्यान उसी के ऊपर है। क्लियर है? इमेजिनरी ऑडियंस और काल्पनिक श्रोता। क्लियर? दूसरी फीलिंग, यहां ये एक बालिका है जो चिंतामग्न है। उसे लग रहा है कि यार मैं क्या सोच रही हूं, क्या कर रही हूं। और यहां पर एक अहम केंद्रवाद के घटक का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल यानी कि व्यक्तिगत दंतकथा। किशोर को ऐसा लगता है कि उसकी अनुभूतियों को कोई समझ ही नहीं रहा। ये समझ शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2018 के ग्रेड 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बालक अगर अपनी माता से कह रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो, मैं क्या अनुभूति है मेरी, मेरी अनुभूतियों को समझ नहीं पा रहे हो, तो इस समझने का मतलब क्या है? इस समझने का मतलब है व्यक्तिगत दंतकथा। कोई उसे नहीं समझता। इमेजिनरी ऑडियंस, सब उसे ही देख रहे हैं। ऑडियंस, ऑडियंस क्या है? कार्यक्रम देखती है, प्रोग्राम देखती है। तो सारी ऑडियंस के लिए मैं ही एक प्रोग्राम हूं। मेरी जो विसंगतियां हैं, कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, सब सब मेरे लिए ही सारी दुनिया की अच्छाइयां बुराइयां सब मुझे ही देख रहे हैं। और पर्सनल फेबल यानी उसे लगता है व्यक्तिगत दंतकथा, यानी कि मेरी जो अनुभूतियां हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं, इनका अलग सोच है, अलग दिमाग है। अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि मम्मी पापा समझ ही नहीं रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये काम करना है, आप कह रहे हो ये काम कर ले। आपका दौर चला गया भाई, आपके टाइम पे होता होगा, अभी अलग दौर है। समझने की कोशिश करो। ये जो समझने की कोशिश करो, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये जो फीलिंग होती है ये पर्सनल फेबल यानी कि व्यक्तिगत दंतकथा के अंतर्गत आती है। ओके, क्लियर? तीसरी फीलिंग जो है इसी अवस्था में जो देखने को मिलती है वो है इनविंसिबिलिटी, अपराजेयता। इनविंसिबल फेबल या इनविंसिबिलिटी, अपराजेयता। इस अवस्था के अंदर अपराजेयता यानी इनविंसिबिलिटी आती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को लगता है कि वो अगर कोई दुस्साहस से भरा हुआ कार्य करेगा तो उसको चोट नहीं पहुंचेगी, और अगर कोई अनैतिक, असामाजिक, गलत कार्य करेगा तो कोई इसे पकड़ने वाला नहीं है। ये सब देखो, लोग सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे, एक कह रहा वाह भाई गजब, दूसरा कह रहा वाह भाई तू भी बता, तीसरा ये देखने की कोशिश कर रहा है कि यार अपना भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इनविंसिबल फेबल यानी अपराजेयता के अंतर्गत क्या होता है कि बालक को या बालिका को लगता है कि वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे पकड़ा नहीं जाएगा। अक्सर दोस्त ले 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 पी ले, दूसरा पीता है और फिर मिंट विंट चबा के और चला जाता है घर पे। उसे लगता है कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन वो भूल जाता है कि पिताजी भी तो कभी किशोर थे, माता जी भी तो कभी अपराजेयता, इनविंसिबल फीलिंग से गुजरी होंगी, और ऐसे में अक्सर बालक बालिकाएं पकड़े जाते हैं। तो ये इनविंसिबिलिटी या फिर अपराजेयता क्या कहती है कि आप अगर गलत कार्य करोगे, गलत करने पर तो पकड़े नहीं जाओगे, और दुस्साहस से भरे हुए कार्य करोगे। अक्सर रोड पर कहीं कोई बालिकाएं चल रही हैं और छोरे बन के जॉन अब्राहम लेर मोटरसाइकिल धूम 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 करते हैं, सामने जाके भड़ देर से भिड़ जाते हैं। अक्सर इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं जिनमें तेज स्पीड से दोपहिया वाहन चलाने के कारण लोगों की जान चली जाती है, या फिर जिनके कारण उनके शरीर में किसी तरह की कमी आ जाती है, नुकसान हो जाता है, वो इसी अवस्था में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तेज गति से गाड़ी चलाएंगे, कोई दुस्साहस से भरा हुआ कार्य करेंगे तो उन्हें
हानि नहीं पहुंचेगी, हानि नहीं पहुंचेगी, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये कल्पना एवं अहम केंद्रवाद की बात है जिसके ऊपर सबसे व्यापक चिंतन किया है डेविड एल्काइंड ने। इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, इनविंसिबल फेबल, इनकी बात हमने यहाँ पे की। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अवस्था में बालक की तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, किशोर हो गया है, वो अमूर्त चिंतन विकसित हो गया है, और अमूर्त चिंतन के विकसित होने के कारण क्या होता है कि वह बिना तर्क वितर्क के कुछ भी स्वीकार नहीं करता। रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बिना तर्क वितर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म यूज होती है, नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब किसी ने जो कहा अपन ने मान लिया एज इट इज ना, ऐसा नहीं होगा। वो तर्क करेगा, वितर्क करेगा, पूछेगा कि ये काम क्यों है, इसका जवाब दो, ऐसे थोड़ी है, आपने कहा और मैंने मान लिया, ऐसे नहीं होता। तो इस अवस्था में बहुत रैशनल फीलिंग उसकी हो जाती है, तार्किकता उसके अंदर आ जाती है, और ये रैशनैलिटी के कारण वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। और ऐसा भी कहा जाता है कि वह क्या है कि अपेक्षा क्यों है का उत्तर चाहता है। क्या है का उत्तर नहीं चाहता, वो क्यों है का उत्तर चाहता है। ये क्यों हो रहा है ये बताओ। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत जोरदार बात बताऊंगा। देखो, अमूर्त चिंतन, मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह, तर्क वितर्क, समझ गए भाई, बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने। लेकिन 1 मिनट पहले आपने कहा है नायक पूजा। नायक पूजा में वो किसी की बात को मान के और उसका अनुयायी हो जाता है। अब एक तरफ तो बिना तर्क के वो किसी चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहा, और एक तरफ से वो किसी बात का अंधा अनुसरण कर रहा है, अनुयायी कर रहा है, भक्त बन गया है किसी चीज का, नायक पूजा करने लग गया है, वीर पूजा करने लग गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस अवस्था में विरोधाभासी मानसिक दशाएं देखने को मिलती हैं। अब समझ में आया कि जो विरोधाभासी मानसिक दशाओं का सबसे ज्वलंत उदाहरण, सबसे बेटर उदाहरण यही है कि बालक एक तरफ तो बिना तर्क के कुछ स्वीकार ही नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो नायक पूजा में भी इन्वॉल्व है। वो सब कुछ, किसी भी विचारधारा, व्यक्ति या किसी भी इंस्टीट्यूशन को सब कुछ मान रहा है, और दूसरी तरफ बिना तर्क के कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा। एक तरफ धार्मिक चेतना उसके अंदर आ गई है, और दूसरी तरफ वो तर्क वितर्क के जरिए कोई भी कार्य करना चाह रहा है। तो ये मानसिक स्वतंत्रता की बात है। और वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मानसिक स्वतंत्रता का भाव आता है कि यस, आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट मेंटली। और इस कारण अक्सर विद्रोह की चीज भी देखने को मिलती है। और ये विद्रोह किसके प्रति होता है? विद्रोह स्वयं के प्रति भी हो सकता है, माता पिता के साथ भी होता है। सबसे ज्यादा माता पिता से विद्रोह होता है, माता पिता से विद्रोह। विद्रोह इसी बात का, आप कह रहे हो कि परीक्षा की तैयारी कर ले, आप कह रहे हो फलानी जगह चले जा, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे पढ़ना है, आप क्यों नहीं समझ रहे, इतना स्कोप है इसमें, ये है, वो है, वो है, ये है। ये इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपराध प्रवृत्ति। वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय कहा है, क्योंकि एक बड़े अपराधियों की फहरिस्त जो है वो इसी अवस्था में इस अपराध को लेकर या आपराधिक जीवन को लेकर बहुत ही गंभीरता से विचार करना शुरू करती है। लेकिन जब मैं अपराध प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि अपराध प्रवृत्ति आखिर विकसित कैसे होती है। हर किशोर तो अपराधी नहीं बनेगा, तो वो कौन किशोर है जो अपराधी बनता है, और वो क्या कारण है जिसके कारण अपराध हो जाता है या अपराधी बन जाता है। एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, मॉम, आपने अगर देखी हो, श्रीदेवी जी की फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी।
उसमें श्रीदेवी जी की एक बेटी होती है और उन्हीं की क्लास में पढ़ने वाला, उसी बेटी की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जो प्रेम प्रसंग, प्रणय निवेदन, प्रपोज जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, वो करता है उस बच्ची को। वो बच्ची मना कर देती है, जैसा कि आमतौर पर होता है। अब वो लड़का उसको दिल पे ले लेता है, अपने ईगो पे ले लेता है कि यार मुझे कैसे मना कर दिया इसने। अक्सर लड़के ऐसा भी करते हैं। और फिर क्या होता है, वो किसी पार्टी में जाती है और वहां पर वो लड़का फिर उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो लड़की भावावेश में आकर उसे चांटा मार देती है। अब ये जो बेइज्जती हुई है उसकी अपने यारों दोस्तों के बीच में, इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो 4 लड़कों के साथ मिलकर उस लड़की का गैंगरेप कर देता है। इसी के ऊपर पूरी फिल्म की कहानी और कथानक बेस्ड है। अब यहां पर देखिए, वो बालक जो एक अच्छे परिवार से आता था, संभ्रांत परिवार से आता था, वो अपराधी क्यों बना? क्योंकि असफलता, बाधा, निराशा, आत्मसम्मान पर चोट, स्वाभिमान पर चोट, ये सब वो कारण होते हैं जिनके चलते कोई भी किशोर असफलता से, आत्मसम्मान पर चोट से, बाधा से, निराशा से, इनके कारण अपराधी बन जाता है। एक पॉइंट यहां पर आपको जानना चाहिए कि भागने की जो प्रवृत्ति है, घर छोड़कर भाग जाना, कई बार ऐसा सुना होगा, कई सफल लोगों से भी सुना होगा कि हमें बहुत पिताजी ने बहुत कुछ कह दिया और हमने सोच लिया था कि भाई अब कुछ करना ही है, और एक रात इतना ज्यादा हमें बहुत हीटेड डिबेट हुई और हमने जेब में 10 रुपए थे हमारे और हम घर से भाग गए। मेरे आज तक समझ में नहीं आता कि जितने भी सफल लोग हैं ये सब जेब में 10 रुपए लेकर ही क्यों भागते हैं। ये जब शहर में काम करने जाते हैं तो इनकी जेब में 10 रुपए क्यों होते हैं। बहरहाल वो मजाक की बात है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर जब किशोर होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उसका जो आत्मसम्मान है, उसका जो स्वाभिमान है, उस पर जब चोट पहुंचती है वो होता है। बहुत बड़ा कारण कोई ना कोई असफलता होती है, कोई ना कोई बाधा होती है, कोई ना कोई निराशा होती है। तो यहां पर आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं समूह में रहने की प्रवृत्ति की, जिसको हम ग्रीगेरियस टेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस टेंडेंसी। समूह में रहना यानी कि दोस्तों के बीच में रहना, यह बात बाल्यावस्था में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इस अवस्था में समूह में रहने की प्रवृत्ति में खासा इजाफा होता है। समूह में रहते हैं और समूह में उनकी एक विशिष्ट स्थिति होती है, एक विशिष्ट स्थिति, स्टेटस जिसको कहते हैं। आप लोग खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपका कोई 4-5 लोगों का अगर एक ग्रुप है तो उस 4-5 लोगों के ग्रुप में साहब एक दोस्त तो ऐसा है जो बड़ा ज्ञानी है, उसको सारी दुनिया जहान का ज्ञान है, कुछ भी पूछना होता है तो 4-5 दोस्त पहले उसको कंसल्ट करते हैं। एक ऐसा होता होगा जिसके सब मजे लेते हैं, है ना, एकदम लल्लू टाइप का होगा कोई एक दोस्त, उसको सब मजे लेते हैं, सब उसको ही सबसे पहले गालियां पड़ती हैं, कोई डांट पड़नी हो तो उसको पड़ती है, कुछ गड़बड़ हो जाए ग्रुप के द्वारा तो सारा ठीक रहा उसके सिर पर फोड़ते हैं। एक कोई ऐसा होता होगा कि जो बहुत बड़ा फाइनेंसर है ग्रुप में, चाय वाय पीने जाते हो तो चाय के पैसे भी वही देता है। तो कहने का मतलब है, ये तो एक मैंने एक नॉर्मल बात बता दी, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का अपने ग्रुप में, अपने समूह में एक विशिष्ट स्थान होता है और एक विशिष्ट उसकी स्टेटस होती है, स्थिति होती है, और यही समूह की गतिविधियां, यही समूह की क्रियाएं उसके भावी जीवन का निर्धारण भी करती है, जीवन का निर्धारण करती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सुबह शाम उठते बैठते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है, अक्सर आपने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा कि देख
फलाने छोरों से दोस्ती बंद कर दे, इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दे, ये तेरे को खराब कर देंगे, ये तेरे को इधर उधर ले जाते हैं, तू पढ़ता नहीं है, तेरे पढ़ने का टाइम खराब कर रहे हैं, इनसे आज ही मिलना बंद कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह के समूह में आप रह रहे हो सकता है उसके कारण आपका जो भावी जीवन है वो उस दिशा में चला जाए, वो गलत दिशा में चला जाए, वो आपको असफलता की ओर ले जाए। तो इसलिए समूह की गतिविधियां भावी जीवन का निर्धारण भी करती हैं। बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का संचार होता है, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग जो है वो आ जाती है इस अवस्था में, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग। लोगों के साथ मिलेगा, घुलेगा, मिलेगा, बहुत से कुछ मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, अंदर विचार हैं, वो टूटेंगे, नए विचार पनपेंगे, दोस्त मिलेंगे, और इन सब के कारण एक बहिर्मुखी प्रवृत्ति, एक एक्सट्रोवर्ट फीलिंग आती है। और इस एक्सट्रोवर्ट फीलिंग के कारण उसमें आत्मनिर्भरता का गुण आता है। आत्मनिर्भरता, परिपक्वता, सहयोग, समर्थन, साथ, इस प्रकार के जो गुण हैं, आत्मनियंत्रण, ये सारे गुण इसी अवस्था में विकसित होते हैं, इसी बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण विकसित होते हैं। आप देखिए, ग्रेगरियस टेंडेंसी एक अच्छा सा ग्रुप है दोस्तों का, और इस ग्रुप के कारण लोग बाग बैठे हैं बात कर रहे हैं, और आपका भी एक बढ़िया ग्रुप होगा, और उस ग्रुप के कारण ही आपको कई बार लगता होगा कि भाई मैं तो गांव में आया था, गांव से मैं तो शहर में पहली बार पढ़ने आया था या आई थी, यहां पर मुझे ये दोस्त मिले, इन्होंने मुझे रहना सिखाया, कपड़े पहनने का ढंग सिखाया, मॉल में जाके कैसे खाना खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो जो बिजली से चलने वाली सीढ़ियां जो है उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे दोस्तों ने सिखाया मुझे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण आती है, और इसमें समूह जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है व्यवसाय के चुनाव से जुड़ा हुआ। व्यवसाय के चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालकों में भविष्य को लेकर चिंता अक्सर देखने को मिलती है। भविष्य को लेकर चिंता किशोरों में, और इस व्यवसाय चुनाव के साथ आप कह सकते हो पहचान का संकट या पहचान संभ्रांति, जिसकी हम अभी बात भी करेंगे। इसके ऊपर एरिक एरिक्सन साहब ने बहुत ही डिटेल में काम किया है। एरिक एरिक्सन जो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान बनाम संभ्रांति की बात करते हैं, ठीक है, और जिसके कारण फिडेलिटी का गुण व्यक्ति के अंतर्गत आता है, व्यक्ति में आता है, और कर्तव्य परायणता जिसको हम कहते हैं। जब पहचान का संकट दूर हो जाए तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अक्सर 10वीं पास करने वाले बच्चों को या 12वीं पास करने वाले बच्चों को आप ये बातें करते हुए, ये विचार करते हुए सुन सकते हो, यार आर्ट्स ले, कॉमर्स लें। कुछ तो समझदार होते हैं वो ले लेते हैं, कुछ बेचारे परेशान होते रहते हैं कि साहब कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें, क्या हमारे जीवन का दस्तूर है, क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, और इन सारी चीजों की बात इस अवस्था में देखने को मिलती है। ये क्लियर है पॉइंट सभी को? आपको पहचान का संकट। देखिए, इस अवस्था में आत्मबोध का विकास होता है। आत्मबोध, मैं स्वयं कौन हूं, ठीक है, आत्मबोध, हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारी प्रतिबद्धता क्या है, हम कौन हैं, मूल्य, प्रतिबद्धता, ये क्या है, इसको लेकर दिमाग में 24 आवर से एक चिंतन चलता रहता है, और यही उसकी पहचान है। जब उसे पता चले कि मैं कौन हूं, मेरे मूल्य क्या है, मेरे आदर्श क्या है, मेरी प्रतिबद्धताएं क्या है, और उसके आधार पर वो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। अब इस विशिष्ट पहचान बनाने की प्रक्रिया में 2 चीजें होती हैं, एक को कहते हैं विलग्नता, एक को कहते हैं अनासक्ति। वैसे दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। तो विलग्नता
और अनासक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिटैचमेंट, इस विलग्नता और अनासक्ति के जरिए वो वैयक्तिक विश्वासों का एक ऐसा पुंज तैयार करता है जो उसका स्वयं का हो। उसके इस पूरी प्रक्रिया, ये जो डिटैचमेंट है, ये जो विलग्नता है, ये विलग्नता किससे होगी? परिवार से होगी, माता पिता से होगी, हाँ या ना? और इसी विलग्नता, इसी अनासक्ति के कारण वो अपने माता पिता की पहचान से दूर अपनी स्वयं की एक अलग पहचान बनाने की ओर अग्रसर होता है। अपनी स्वयं की एक अलग पहचान। कल्पना कीजिए, 1 साल का बच्चा जिसकी पहचान उसके माता पिता की वजह से थी, जो पूरी तरह पर निर्भर था, जो पूरी तरह अपरिपक्व था, जिसके लिए एरिक एरिक्सन ने कहा था कि 1 साल का समय आसक्ति के विकास का समय है, वही बच्चा 12, 13, 14 साल की उम्र में अपने माता पिता को, अपने प्रौढ़ों को, अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति की राह में बाधक मानने लग जाता है। उसे लगता है कि ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, और वो अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। यही विलग्नता और अनासक्ति है। जब तक आप दूसरों से, उस पुरानी पहचान से अलग नहीं होगे, वहां से टूटोगे नहीं, तो नई पहचान कैसे बनाओगे? इसी विलग्नता और अनासक्ति के कारण माता पिता के साथ द्वंद्व, कई बार स्वयं के साथ द्वंद्व भी होता है। यहां मैं आपको एक और जोरदार बात बताऊं। आपने अक्सर अपने माता पिता से सुना होगा, आपने अक्सर किसी बड़े बुजुर्ग से ये बात सुनी होगी कि मुझे बड़ी खुशी थी कि एक जमाने में ये जब रोड पर चलता था तो लोग कहते थे कि देखो इनका बेटा जा रहा है, और आज ये बेटा इतना बड़ा, इसने इतनी बड़ी पहचान बना ली कि मैं जब रोड पे निकलता हूं तो लोग बोलते हैं कि देखो इसके पिताजी जा रहे हैं, इसकी मां जा रही है, हाँ या ना? अब यहां पर देखो, वो जो पहले अपने पिता के नाम से जाना जाता था, उसके अंदर विलग्नता, डिटैचमेंट आई, वो अलग हुआ, उसने एक अपनी अलग पहचान बनाई, और अब उसकी पहचान उसके माता पिता की वजह से नहीं है, बल्कि उसके माता पिता की पहचान उसकी वजह से है। माता पिता के साथ द्वंद्व, कई बार स्वयं के साथ भी द्वंद्व देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने किशोर अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने की कोशिश की। आइए एक एक करके इन विशेषताओं को पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, पुरुषोचित स्त्रियोचित गुण परिलक्षित होते हैं, एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट आती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि देखने को मिलती है। उसके बाद विरोधाभासी मेंटल मूड्स या फिर मूड स्विंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी मूड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अस्थिर, अव्यवस्थित, उलझन से भरा हुआ समय होता है, और इसी कारण रुचियों में परिवर्तन भी आता है। समायोजन का अभाव होता है, रॉस कहते हैं शिशु की भांति समायोजित करने का प्रयास करता है। काम प्रवृत्ति का विकास होता है, जोनस कहते हैं किशोरावस्था, शैशवावस्था की यौनिक विकास की पुनरावृत्ति है। किशोरों में नाखून चबाते हुए, पेंसिल मुंह में रखते हुए आप इस तरह की गतिविधियां करते हुए देख सकते हैं। 3 स्टेजेस से यह बढ़ता है, आत्मप्रेम, समलैंगिक भाव और फिर विषम लैंगिक भाव। उसके बाद नायक पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना भी इसी अवस्था में आती है। हीरो वर्शिप यानी व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी विचार के प्रति एकदम से श्रद्धा भाव से श्रद्धावनत होकर उसका अनुयायी बन जाता है। समाज सेवा, धार्मिक चेतना के भाव को भी इस अवस्था में देखा जा सकता है। इस अवस्था में बालक में अहम केंद्रवाद और कल्पना का बाहुल्य देखने को मिलता है, जिसकी बात डेविड एल्काइंड करते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंतकथा, और इनविंसिबल फेबल, अपराजेयता। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मानसिक स्वतंत्रता विद्रोह। वो व्यक्ति अमूर्त चिंतन से भरा हुआ है, इसलिए वो बिना तर्क वितर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। माता पिता से विद्रोह भी इस अवस्था में होता है। वह क्या है कि अपेक्षा क्यों है का उत्तर चाहता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास इसी अवस्था में होता है। असफलता, बाधा, निराशा, आत्मसम्मान पर चोट, स्वाभिमान पर चोट के चलते। समूह की प्रवृत्ति, समूह में रहना, ग्रीगेरियस टेंडेंसी इस अवस्था में बलवती होती है। समूह में एक विशिष्ट स्थिति होती है और समूह की क्रियाकलाप ही भावी जीवन का निर्धारण करते हैं। वहीं बहिर्मुखी प्रवृत्ति, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग भी इस अवस्था में आती है। आत्मनिर्भरता, परिपक्वता, सहयोग, समर्थन, साथ, आत्मनियंत्रण जैसे भाव विकसित होते हैं। व्यवसाय चुनाव की बात करें तो भविष्य को लेकर चिंता इस अवस्था में व्याप्त होती है। एरिक एरिक्सन जिसे पहचान बनाम संभ्रांति की बात करते हैं, कर्तव्य परायणता, पहचान का संकट जो है उसमें आत्मबोध का विकास होता है। और पहचान, जब व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बनाता है तो उससे पहले वो विलग्नता या डिटैचमेंट
या फिर अनासक्ति के दौर से गुजरता है। माता पिता के साथ द्वंद्व भी इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको किशोर अवस्था की विशेषताएं समझ में आई होंगी। ये जितनी भी विशेषताएं हमने बताई हैं, ये बहुत ही अच्छे से प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में आपके पास उपलब्ध है। आप कलाम एकेडमी के जो वीडियो है उसके पास जो डाउनलोड सेक्शन है वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट आउट लेकर भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। बहरहाल मैं भी लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।